तो आई रियली सजेस्ट के डोंट डू एनीथिंग ओवर योर लिमिट एंड नॉट अंडर योर लिमिट. फॉर एग्जाम्पल आई से फॉर वॉकिंग डेली 4 to 5 kilometers walking is good. 10,000 steps is calculated 8 kilometers. बट बाकी का 2 to 3 kilometers हमारा कैसा हो जाता है कि while I'm walking, मैं कहीं काम पे जा रहा हूँ, मैं कहीं जा रहा हूँ, from my house to my Activa, anywhere in between, वो तुम्हारा 8 kilometers complete हो ही जाता है. So 5 kilometers brisk walking continuously is a healthy limit. Initially ऐसा नहीं होता कि फिर immediately you go to 5 kilometers. टॉक इट अप के न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है. मैं हूं आपका होस्ट कृष्णा अग्रवाल और आज के जो हमारे गेस्ट है वो है डॉक्टर ध्रुव, जो कि एक फिजियोथेरेपिस्ट है और वो बहुत सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं. तो आज का जो एपिसोड होगा उसमें आप जानेंगे कि कैसे फिजियोथेरेपिस्ट कितनी हेल्प कर सकते हैं आपकी बॉडी की और आपकी बॉडी में जो जो प्रॉब्लम है वो क्यों होती है. तो चलिए चालू करते हैं आपका नया पॉडकास्ट. आज हमारे साथ डॉक्टर ध्रुव है. तो कैसे हो आप? बस बढ़िया, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया. आप कितने साल से मतलब अभी आप सर्व कर रहे हो? 1.5 से 2 साल हो गया. 1.5 से 2 साल का एक्सपीरियंस है मतलब Yes, आपको. yes. तो जैसे मैं एक सबसे बेसिक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि जैसे फिजियोथेरेपिस्ट के पास मेरे को नहीं जाना पड़े तो मेरे को कौन से ऐसे नॉर्मल स्टेप्स है जो मैं डे टू डे अगर ध्यान रखूंगा तो मेरे को आपके पास नहीं आना पड़ेगा? इसमें 2 चीज़ें रियली मैटर करती है. पहला तो कि आप ओवर नहीं करो किसी भी चीज़ को, जैसे ओवर वॉकिंग, ओवर जॉगिंग, डूइंग समथिंग आउट ऑफ योर लिमिट्स. ईगो लिफ्ट होता है किसी लोगों का जिम का, वो नहीं करना होता है. अनदर थिंग इज बहुत अंडर भी मत करो. प्लस दैट एज के साथ होने वाले चेंजेस हैं ना, उसको एक्सेप्ट नहीं करना होता इजीली. जैसे एज में कैसा होता है कि अब पार्टी नहीं होती है, मेरे से नीचे नहीं बैठा जाता है, तो पीपल अवॉइड इट कि अब मुझे नहीं करना है. तो दे स्टार्ट गेटिंग सिटिंग ऑन द चेयर्स एंड ऑल. तो उससे क्या होता है, फिर उन लोग को वो टाइटनेस जनरेट हो जाती है, वो मसल बॉडी ऐसे अडेप्ट हो जाते हैं, तो वो वापस करने में दिक्कत आती है. तो आई रियली सजेस्ट के डोंट डू एनीथिंग ओवर योर लिमिट एंड नॉट अंडर योर लिमिट. फॉर एग्जाम्पल आई से फॉर वॉकिंग डेली 4 to 5 kilometers walking is good. 10,000 steps is calculated 8 kilometers. बट बाकी का 2 to 3 kilometers हमारा कैसा हो जाता है कि while I'm walking, मैं कहीं काम पे जा रहा हूँ, मैं कहीं जा रहा हूँ, from my house to my Activa, anywhere in between, वो तुम्हारा 8 kilometers complete हो ही जाता है. So 5 kilometers brisk walking continuously is a healthy limit. Initially ऐसा नहीं होता कि फिर immediately you go to 5 kilometers. You should start from 1 kilometers, then 2, then 3, and then 4, and then 5. So this is a very basic norm we all know कि भाई धीरे धीरे ही increase करना होता है. That comes with the playing with sports, playing with going to gym, anything that you are doing, उसके अंदर तुम्हें सिर्फ इतना ही करना है कि don't do immediately. फिर क्या होता है, सोरनेस लेके आता है जिम के बाद कि 2 दिन गए अब मन नहीं हो रहा है, my muscle is sore because you did everything in the first day. पहले ही दिन में आपने सब कर लिया, दूसरे दिन में you are exhausted. So it's like slowly progression, gradual progression, plus with knowing your limits कि ये मुझसे नहीं होगा तो नहीं होगा, I won't be doing it. And even if you want to do something, उसको धीरे 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 करके खुद को उसके अंदर डालिए कि हाँ अभी मुझे ऐसे ऐसे करना है. Not like jumping into कि if he is lifting 10 kgs, I should lift 10 kgs. उसका भी first day है, आपका भी first day है. You both are having your first day at the gym. But the real deal is कि फर्स्ट डे के ऊपर भी यू हैव टू फोकस मोर ऑन के व्हाट आई कैन डू, नॉट व्हाट अदर्स अराउंड मी कैन. मेरी लिमिट क्या है? उसके लिए एक सिंपल टेस्ट है फॉर जिम, दैट इज कॉल्ड 1 RM, 1 repetition maximum. So you are given a 20 kg dumbbell and you are asked to do bicep curl. You are doing it. Your 1 RM. You are asked to do second repetition. You can do it. That is not your 1 RM. Then you are given 30 kgs. 30 kgs पे bicep curl किया, हो गया. दूसरा करने बोला, नहीं हुआ. That is my 1 RM. So I should start with 10% of my 1 RM. So usually Indian gyms में थोड़ा knowledge नहीं है इसके बारे में. तो यही अब इवन इफ यू आर गोइंग टू अ जिम, ये पहले चेक कर लो कि मेरा ये बाइसेप कर्ल करने में 1 RM कितना है. उसका 10% कंटिन्यू इट फॉर 1 week. फिर उसको इंक्रीज करिए और 10%, 10 का भी 10%, दैट इज 3.5 kgs अप्रॉक्सीमेटली. वैसे डम्बल्स अवेलेबल नहीं होंगे तो यू कैन गो टू 5 kg राउंड ऑफ, देन 5 to 7.5 एंड देन 10 एंड मोर. अभी वी आर टॉकिंग अबाउट द जिम. तो मेरे को लगता है कि मैं जब देखता हूँ इंडियन कल्चर में जिम्स के जो ट्रेनर होते हैं दे आर लाइक दिस, यू नो, मतलब वो Stiff.
स्टिफ, बहुत ज्यादा स्टिफ, Indeed. तो मेरे को उनको देख के ही नहीं लगता कि वो जिम जाने वाले हैं। मैं अभी मोटा हूँ, मुझे पता है मेरे को कितनी नीड है। हाँ. मैं बहुत बंदों को दिखता हूँ और जानता हूँ तो सिर्फ ऐसे ही चलते हैं, ओके, एंड दे आर वेरी प्राउड कि ये देख दिस, बट आई थिंक बहुत ज्यादा स्टिफ है। डिपेंड करता है किसको क्या चाहिए. If I'm going for looks, I'll need that. Only thing that I have a concern जिसमें जिम में जो ओवर बिल्ड करने से क्या होता है, you have this muscle called trapezoid traps. So traps muscle में क्या होता है, 3 फाइबर्स आते हैं, एक अपर, एक मिडल, एक लोअर. So when you do this, मेरा ये हाथ पूरा पीछे चला गया, I'm able to touch it. When I have a lot of bulk here, I'm not able to do it. So you are compensating your range. जो आपकी नॉर्मल रेंज है उसको कंपनसेट कर रहे हो. तो इफ यू आर इन समथिंग दैट इज द कंपटीशन, इफ यू वांट टू बी इन दैट, आपको ऐसे बल्क बॉडी चाहिए तो यू कैन हैव इट. बट इफ योर मेन गोल इज टू स्टे हेल्दी, देन मसल बिल्डिंग इज नॉट योर गोल, एजिलिटी इज योर गोल. कि हाउ लॉन्ग आई कैन होल्ड द डम्बेल. मैंने 10 रिपीटेशन फटाफट 30 सेकेंड में कर दिया, बट व्हाट इफ आई डू इट स्लोली. इंटेंसिटी. और जैसे जिम की बात करें तो स्ट्रेचिंग कितना बड़ा पार्ट प्ले करता है, क्योंकि मैक्सिमम स्ट्रेचिंग इज समथिंग जो जिम के मेरे 90% पेशेंट्स आते हैं, दे ऑल कम विथ स्टिफनेस. सबको एक ही कंप्लेन होता है कि मुझे स्टिफनेस है, बिकॉज ओवर बिल्डिंग, लैक ऑफ स्ट्रेचिंग. अब जिम के ट्रेनर्स क्या करवाएंगे, एक ये स्ट्रेचिंग हो गया, एक ये हो गया, वेरी बेसिक. सो यू शुड इवॉल्व योर स्ट्रेचेस. एक दिन पूरा स्ट्रेचिंग का होना चाहिए आउट ऑफ योर 7 days. एंड प्लस विद दैट स्ट्रेचिंग I prefer going to somewhere जहाँ पे योगा ट्रेनर ऑलरेडी हो. So where there is a yoga trainer, he or she can stretch you very nicely than others can. And they know each and every muscle particularly. Or maybe physio gyms are now in trend. या physiotherapist running. I also run a physio gym. तो physio gym में हमारे यहाँ पे क्या होता है कि we just put 1 day for stretching, 1 day for cardio, 1 for upper body, 1 for lower body, 1 for your chest and back, and 1 for your leg. And 1 for rest. 6 दिन हो गए, 7वां दिन तुम्हारा रेस्ट रहेगा, या 7 दिन हुए 8वां दिन रेस्ट रहेगा. ठीक है. अभी जैसे बात चल रही है तो मेरे को, आपको क्या लगता है कि जैसे जिम है उसको योगा रिप्लेस कर सकता है? नहीं. योगा इज मोबिलिटी, जिम इज स्ट्रेंथ. ओके. मोबिलिटी एंड स्ट्रेंथ टुगेदर इज अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन. बट ओनली मोबिलिटी नो स्ट्रेंथ, नो रिजल्ट. ओनली स्ट्रेंथ नो मोबिलिटी also gives you more pain, more stiffness and more complaints. जैसे योगा में क्या होता है, व्हेन योगा ट्रेनर्स गो, द पेशेंट्स वी गेट फ्रॉम योगा ट्रेनर्स कमिंग टू अस इज ओवर स्ट्रेच से बैक की जो नस जाती है पैर में वो स्ट्रेच हो गई. सो दे आर हैविंग टिंगलिंग नमनेस, दे कैन नॉट स्टैंड मोर, दे कैन नॉट वॉक मोर. तो वो स्टिफनेस आ जाती है उधर, जो नर्व होती है वो ओवर स्ट्रेच हो जाती है. तो यू ऑल्सो नीड टू चेक कि तुम्हारा जो पर्सन है, द पेशेंट और द पर्सन यू आर ट्रीटिंग, उसका कितना डिस्क बल्ज है, कैसा पॉस्चर है, कैसा डे टू डे लाइफ है. You cannot go to a 56-year-old female and tell her कि नहीं आपको तो पूरा पैर ऊपर ही लेके जाना है. Because she haven't done in her whole life. Her body won't accept it. अगेन मेरे को लगता है बात उसी पे आ जाती है जो भी आपने बोला था कि कुछ भी चीज को ओवर मत करो. ओवर मत करो. योगा को भी अगर ओवर करेंगे तो भी वो आपको तकलीफ देगा डेफिनेटली. तो अभी मैं बहुत सारी रील्स देखता हूँ कि जिसमें वो एक बंदा होता है जो ऐसे हाथ मारता है, कभी इधर कभी इधर, आप समझ गए. तो वो भी फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं कि वो फिजियोथेरेपिस्ट में ऐसा आता है ना, वी मोस्टली फोकस ऑन 4 मेजर थिंग्स. दैट इज योर मसल. इफ मेरा पैर है पूरा सीधा नहीं हो रहा है, इफ अ पेशेंट कम्स टू मी कि मेरा पैर पूरा सीधा नहीं हो रहा है, तो द थिंग इज योर हैमस्ट्रिंग मसल इज टाइट, प्लस उसके अगेंस्ट में जो क्वाड्रिसेप मसल है वो वीक है. तो वी लूजन योर हैमस्ट्रिंग एंड स्ट्रेंथ योर क्वाड्रिसेप्स. उस हिसाब से पूरा प्रोटोकॉल चलता है. तो विद दैट when comes relieving a muscle, we also give MFRs, myofascial release. तो उसमें क्या होता है, we put cream or lotion or something and we release that muscle. When you go to a massage therapist, it is whole like वो तुम्हारा पूरा body without knowing कहाँ stiffness है कहाँ नहीं है, he'll just release. And that is serotonin release. वो तुम्हें अच्छा क्यों लग रहा है? Because it is self-care. So that gives you more of a emotional boost up than a physical boost. Dopamine and serotonin, both of them. So with that, I personally suggest कि when you are going to a physio and there when massage guns भी होते हैं हमारे पास, we do MFR, myofascial release, which is very similar to a massage only, but they are triggered only pointed to your trigger points. जहाँ पे तुम्हें trigger point है वहीं पे वो use होगा. Some people are like थोड़ा नीचे भी कर दीजिए, थोड़ा ऊपर, but there is no need doing that.
जहाँ लूज है मसल्स को और लूज करके व्हाट एम आई गोइंग टू यील्ड, कुछ नहीं आएगा हाथ। सो जहाँ जरूरत है वहीं पे उसको फोकस करके उसी ट्रिगर पॉइंट को रिलीज करना इस फिजियोथेरेपी। ओके। एक जो मेरे को मेजर प्रॉब्लम इंडिया में लगती है कि जैसे अभी आपने बोला था कि जैसे इतना किलोमीटर वॉक करनी चाहिए, तो अगर आज जो भी है, जैसे आप एक बेटे हो, तो आप भी ये सबसे पहले देखते हो कैसे अपने माँ बाप मम्मी पापा की एज रिवर्स कर सके कि वो बुढ़े कम लगे। हाँ। तो उसके लिए जो बैक पेन उनको होता है, बैक पेन तो चलो इन नॉर्मल सबको होता है, सब, पर हाँ। जो घुटना का होता है, जो मतलब नी पेन होता है, तो वो एज के साथ इतना बढ़ क्यों जाता है? अभी उसमें ऐसा था ना, आवर पेरेंट्स आर वेरी डिपेंडेंट ऑन ग्राउंड, इंडियन सिटिंग टॉयलेट्स, पाल्टी मार के बैठना, और जो भी होता था फ्लोर एक्टिविटीज होती थी। सो दे आर हैविंग नी प्रॉब्लम्स। आवर जनरेशन इज ऑन चेयर्स, हम कुर्सी पे बैठते हैं, आवर टॉयलेट्स आर वेस्टर्न। सो जैसे यूएस से यूके में मर्ज हो रहे हैं नी हिप आर्थराइटिस, सो यू एंड मी विल गेट हिप आर्थराइटिस। हमारे घुटने को कुछ नहीं होगा, हमारे हिप को होगा। सो अभी क्या होता है कि यू बीइंग कि आपके मम्मी को या पापा को नी पेन है, तो यू आर लाइक मुझे नहीं आना चाहिए, तो यू आर डूइंग एवरीथिंग, बट यू डोंट नो यू आर नॉट गोइंग टू गेट नी आर्थराइटिस। आपको शायद हो सकता है हिप आर्थराइटिस, कॉज लॉन्ग सिटिंग, ज्यादा आवर्स बढ़ गए। सो उसके बाद हिप आर्थराइटिस इज मोर कॉमन इन दिस जनरेशन, तो वी आर नॉट फोकसिंग ऑन दैट एज वेल। ओके, पीपल आर नॉट अवेयर। हाँ, अब पहले के जमाने में भी आर्थराइटिस थे, सो पीपल वर ऑलवेज बेड रिडन, कि उनके तो पैर मुड़ गए हैं, अभी वो नहीं उठ पाते, ऐसा होता है वैसा होता है, दे आर बेड रिडन। सो वो नी पेन का रीजन ही यही था कि हम नीचे ज्यादा बैठते थे। अभी हिप आर्थराइटिस, पहले नी रिप्लेसमेंट वाज इन ट्रेंड, नाउ हिप रिप्लेसमेंट्स आर इन ट्रेंड। तो हिप रिप्लेसमेंट्स आर आल्सो बिकॉज ऑफ हिप आर्थराइटिस, लॉन्ग आवर्स ऑफ सिटिंग ऑन चेयर। तो अभी जो नी मैंने आपको बोला, तो नी जो भी नी में प्रॉब्लम होती है, जैसे मेरे मम्मी पापा हुए आपके, तो उसका कोई ऐसा सोल्यूशन है कि डेली अगर वो थोड़ा वॉक करे या कुछ करे तो उनको फील बेटर हो, ऐसा कुछ? क्योंकि ये मेरे हिसाब से बहुत सारे जो भी देख रहे होंगे उनके माँ बाप के, उनके ये क्वेरी होगी डेफिनेटली। तो उसके लिए सबसे मेजर 3 एक्सरसाइज हम यूज करते हैं, दैट इज नी एक्सटेंशन। बैठ के पूरा पैर सीधा करना है घुटने से हवा में, और आपको पूरा सीधा बैठना है, झुक नहीं जाना, क्योंकि यहाँ से स्ट्रेच आएगा तो हम क्या करेंगे, झुक जाएंगे, टू अवॉइड द स्ट्रेच। नहीं करना है, हमें सीधा बैठना है, पैर को पूरा सीधा कर लेना है। दूसरा क्या करना है, सपोर्टेड स्क्वाट्स, जैसे हम स्क्वाट्स करते हैं जिम में वैसा ही, बट एक चेयर रख देनी है, चेयर से बिना किसी सपोर्ट के, हाथ लगाए बगैर सिर्फ हाथ ऊपर रख के उठना है, बैठना है। वाइल उस दरमियान में आपका पूरा जो पैर होता है ना, वो अंगूठा और एड़ी पूरा टच रहना चाहिए जब आप उठो और बैठो। जैसे आप उठोगे बैठोगे तो आपका पैर टच रहा नहीं रहा, यू आर नॉट फोकसिंग ऑन इट, उस टाइम पे फोकस करना है। और नीज का लेंथ आपका जो शोल्डर है ना उसके जितना होना चाहिए। दिस इज द सेकंड एक्सरसाइज। थर्ड इज वेरी जनरल टॉवेल स्ट्रेच। तो क्या करना होता है, पैर पूरा सीधा कर देना है, पीछे दीवार का सपोर्ट लेके बैठ जाना है पूरा अंदर से, और फिर टॉवेल अपने पंजे के ऊपर ऐसे रखना है और दोनों हाथों से टॉवेल को ऐसे खींचना है। These are the basic 3 exercise any physio will suggest when you go for a knee pain. और अभी लोअर बैक का बहुत प्रॉब्लम आता है मेरे को खुद को। मैं सुबह उठता हूँ, अब मैंने एक स्ट्रेचिंग सीखी है कि जैसे मैं सो जाता हूँ, मेरा एक हाथ ऐसे रखता हूँ, एक हाथ ऐसे रखता हूँ, फिर मैं मेरा एक हाथ और पैर उस साइड लेके आता हूँ, तो जो ये नहीं है यहाँ पे वो ट्विस्ट हो जाती है और थोड़ा मेरे को बेटर फील होता है। तो उसमें स्ट्रेचिंग के साथ दैट्स व्हाट आई सेड कि आपने सिर्फ स्ट्रेचिंग किया, स्ट्रेंथनिंग नहीं किया, आपने रिलैक्स करके छोड़ दिया, उसको वापस उस पेन में आने के लिए आपने गैप दे दिया स्ट्रेंथनिंग नहीं करके। तो द बेसिक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज दैट विल गो फॉर बैक पेन इज ग्लूटियल स्ट्रेंथनिंग। जो ग्लूटियस मसल आते हैं उसकी स्ट्रेंथ इंडिया में बहुत कॉमन नहीं होती है। सो व्हेन द मसल इज नॉट इन स्ट्रेंथ, ग्लूटियल मसल, उसका सारा कोर मसल्स बोलते हैं हम जिसको, एब्स है, क्वाड्रिसेप्स लंबोरम एंड ग्लूटियस एंड हैमस्ट्रिंग्स, दोज आर द कोर मसल्स। उस या तो वो वीक है या तो वो टाइट है। बैक पेन भी 2 टाइप के होते हैं, एक फ्लेक्शन सिनर्जी होता है, एक एक्सटेंशन सिनर्जी होता है। किसी को क्या होता है, पेन ऐसे करने में होता है, किसी को आगे झुके रहने में होता है, तो वो डिपेंड करता है आपका कौन सा है। जैसे कैट कैमल स्ट्रेच होता है उसके लिए, कोबरा पोज होता है, नी टू चेस्ट स्ट्रेच होता है, फिर ब्रिजिंग करके किसी से दोनों पैर मोड़ के कमर से ये जो पेल्विस रीजन है उसको उठाते हैं, तो दिस हेल्प्स विद योर बैक पेन। ओके, पर नहीं इतना बैक पेन होता क्यों है आजकल हर यूथ में? जैसे मैं तो चलो ओवरवेटेड हूँ, मैंने सुना कि जो ओवरवेट है उनको चलो लोअर बैक में होता है, पर अभी जैसे हमारे कैमरामैन है, तो वो तो पतले है बहुत, फिर भी उनको बैक पेन है, वो भी लोअर बैक में। लोअर बैक में द थिंग इज अर्गोनॉमिकली व्हाट वी सजेस्ट कि भाई 1 घंटे में 45 मिनट्स काम करो, चेयर पे बैठ के, कहीं भी बैठ के 15 मिनट्स स्ट्रेच करो,
वो नहीं करते। हम क्या करते हैं, वो 15 मिनट्स का ब्रेक ही नहीं लेते, हम पूरा 3-4 घंटे खींच लेते एक साथ। एंड देन सम पीपल कम टू मी कंप्लेनिंग कि मैंने 15 मिनट का स्ट्रेच नहीं हुआ ना तो 60 मिनट तक स्ट्रेच किया। आई एम लाइक नहीं, वो हर 15 मिनट पे होना चाहिए। ये तो ऐसा हो गया कि जैसे खाना के साथ पानी नहीं पिया तो एक साथ में पूरा पानी पी लिया, डेफिनेटली ऐसा हो जाता है। तो नॉर्मल स्ट्रेच जैसे चेयर में बैठ के कर सकते हो, ऐसे पूरा पीछे जाने का, आगे फ्लोर को टच करने का, दोस आर वेरी बेसिक स्ट्रेच। थोड़ा पैर सीधा करने का, मोड़ना। एंड व्हेन यू आर सिटिंग इट विल कम टू द पोस्चर। द पोस्चर इज योर बैक शुड ऑलवेज बी सपोर्टेड। हम क्या करते हैं, ऐसे बैठने जाते हैं या ऐसे बैठे होते हैं, इट इज रॉन्ग। बैक सपोर्ट रख दो, बैक को रिलैक्स कर दो, बिकॉज जैसे ही आप ऊपर बैठे बिना सपोर्ट के, आपका बैक का मसल वर्क कर रहा है, इट इज गेनिंग टेकिंग एनर्जी फ्रॉम यू, तो वो एनर्जी ड्रेन होगी आपकी, और फिर वो मसल एक टाइम पे वीक है तो वो और बर्डन नहीं ले पाएगा, तो बैक पेन करेगा। एकदम झुकना भी नहीं है, जैसे झुकना है तो नीचे पहले घुटने से मुड़ के बैठिए, फिर कुछ सामान लीजिए। हम क्या करते, घुटना सीधा और ऐसे पूरे झुक गए, तो वो हमें दूसरा बैक पेन का सबसे मेजर रीजन। लिफ्टिंग, अर्गोनॉमिकली लिफ्टिंग शुड बी बॉडी से एकदम पास रखना है। कुछ भी बक्सा उठा के जा रहे हो, सब्जी का सामान, कुछ भी, हम क्या करते, ऐसे उठाया, लिया, चलने लगे। इट शुड बी वेरी क्लोज टू योर सेंट्रल लाइन, जो पूरी सेंटर से राइट और लेफ्ट में आपको डिवाइड करती है, उस लाइन के पास होना चाहिए। जितना वो दूर जाएगा उतना आपको बैक पे स्ट्रेन करेगा, क्योंकि बैलेंस नहीं होता मेरे हिसाब से, दूसरे मसल के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा। जैसे राइट साइड कोई पर्स पहन के घूमता है, लेडीजों में बहुत कॉमन होता है, उनको राइट शोल्डर इम्पिंज हो जाता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ दे आर अफ्रेड, मतलब ये रिस्ट्रिक्ट हो गया, इधर वो कुछ एक्टिविटी कर ही नहीं पाएंगे वाइल ड्राइविंग, वाइल वर्किंग, एनीथिंग। तो इसको आदत ही नहीं है ऊपर जाने की, नीचे आने की, क्योंकि पूरा नीचे कर दिया तो वो निकल जाएगा, पूरा ऊपर कर दिया तो अंदर आ जाएगा। तो व्हाट दे हैव दिस, ऐसे उठा के रखने का, तो उसकी वजह से क्या होता है, यूजुअली उनको ट्रेपेजाइटिस हो जाता है, द मसल अपर ट्रेप्स एकदम टाइट हो जाते हैं। स्टूडेंट्स में भी कॉमन होता है। हर एक जब भी पोस्चर गलत होता है वो मेनली स्पाइन के ऊपर ही फोकस करके आता है। आजकल जैसे मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आप भी शायद कोई स्पोर्ट्स खेलते होंगे, तो मैं क्रिकेट में देखता हूँ कि हम लोग बॉक्स खेल रहे हैं, उसमें भी बहुत लोगों का लिगामेंट ब्रेक हो जाता है। जैसे ना ओवर करना, जैसे विराट कोहली है, धोनी है, व्हाटसोएवर पर्सन जो स्पोर्ट्स से ओरिएंटेड है, तो उनका रोज का 1 घंटा 1.5 घंटा उनका वर्कआउट के ऊपर फोकस होता है। आप और मैं वर्कआउट नहीं करते रेगुलरली, और फिर हम चले जाते सीधा क्रिकेट खेलने, और फिर हम मारते जर्क्स। तो मेक योर मसल्स, मेक योर बॉडी रेडी फॉर इट। तो जो लिगामेंट्स का होता है ब्रेक, उसमें ऐसा कुछ पर्टिकुलर है कि किसी बॉडी टाइप को होता है? क्योंकि जब मैं देखता हूँ कि मैंने देखा है जैसे 2 जन को मेरे सामने हुआ है, तो उनकी बॉडी भी मेरे जैसी थी, एक और एक एकदम पतला था, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं कि बॉडी टाइप है या किसका बॉडी टाइप उसमें कैसे डिफर करता है। जैसे जैसे आपका ओवरवेट है तो क्या होगा, यू आर मोर प्रोन टू इट। स्मोकिंग कॉजेज कैंसर फॉर एग्जाम्पल, बट नॉट एवरी कैंसर इज कॉज्ड बाय स्मोकिंग। स्मोकिंग इज जस्ट वो एक डेंजर जोन है कि दे आर मोर प्रोन टू इट, उनको ये होने के चांसेस ज्यादा है। पर देर आर फीमेल्स हु आर हैविंग नो एडिक्शन बट दे आर हैविंग यूटेराइन कैंसर। तो यूटेराइन कैंसर आने का मेन रीजन क्या, it could be anything because they don't have any smoking, they might have a genetical history, जेनेटिक्स से आया है, माइक्रोप्लास्टिक या कुछ भी हो सकता है। हाँ, कुछ भी हो सकता है। तो सेम गोज विद दिस कि ऐसा नहीं कि ओवरवेट हो तो लिगामेंट इंजरी होगी ही होगी और अंडरवेट हो तो नहीं होगी। अंडरवेट्स आर आल्सो मोर प्रोन टू लिगामेंट इंजरी, बट ओवरवेट्स आर मोर प्रोन इन जनरल, क्योंकि जिस नी के ऊपर 10 किलो आ रहा है उसी नी के ऊपर 20 किलो आएगा, और वही 20 किलो से धक्का लगा और 10 किलो से धक्का लगा तो वो फर्क करेगा। पर अगर उनके पास स्ट्रेंथ होगी तो वो 20 किलो वाला जो फोर्स होगा, जो हैवी बॉडी वाला होगा, उसको कुछ नहीं होगा, बट जो लाइटर वेट वाला होगा उसका स्ट्रेंथ नहीं है तो उसको होगा। तो अगेन इट कम्स ऑन स्ट्रेंथ एंड मोबिलिटी, राइट। अभी जैसे टेक्नोलॉजी और एआई इतना आगे बढ़ रहा है, बहुत जगह बात चल रही है कैंसर की भी दवाई आ जाएगी, मतलब बहुत कुछ। तो फिजियोथेरेपी में टेक्नोलॉजी अभी कहाँ पहुंची आपके हिसाब से? कि ऐसा कुछ है जैसे अभी मेरा जैसे बोन क्रैक हो गई, यार 1 महीना मेरे को घर पे बैठना पड़ रहा है। अभी मेरे दोस्त के साथ वो उसका पैर गया तो उसको 1 महीना घर पे बैठना पड़ा। तो आपको लगता है टेक्नोलॉजी का कभी इतनी पास आ जाएगी कि यार 3 दिन में ठीक हो गया, 7 दिन में ठीक हो गया? फ्रैक्चर एक हीलिंग प्रोसेस है नेचुरल, जिसमें कैसा होता है कि किसी का भी क्रैक हुआ या पूरा टूट गया तो डॉक्टर्स भी क्या करेंगे, अगर ऐसे टूट गया टेढ़ा
तो डॉक्टर्स उसको अलाइन करके प्लेट लगा के सीधा रख देंगे कि वो जुड़ेगा तो सीधा जुड़ेगा, टेढ़ा नहीं जुड़ेगा, राइट। तो जोड़ना इज अ नेचुरल प्रोसेस दैट योर बॉडी इनिशिएट्स। तो अगर डॉक्टर ने 3 महीने का प्लास्टर बोला, 4 महीने का बोला, तो वो उसी हिसाब से चलेगा, बिकॉज योर बॉडी इज हीलिंग इट नेचुरली। सो फार सो वी आर डिपेंडेंट ऑन योर फ्रैक्चर्स हीलिंग नेचुरली, और वो जितना नेचुरल होगा वही हमारे लिए बेटर होगा, राइट। जितना नेचुरल होगा उतना बेस्ट होगा। और अभी जैसे जैसे मैं हूँ या मेरे घर वाले, हम लोग को जैसे कभी दर्द होता है, हम लोग फिजियोथेरेपिस्ट तक, मेरे को नहीं याद है कि यार हमारी फैमिली में कोई गया होगा, और बहुत लोग नहीं जाते। तो इंडिया में मेरे को लगता है कि कोई भी बीमारी इतनी होती है तो हम नहीं दिखाते, क्योंकि हम अवेयर नहीं है। हमें लगता है, मैं आपको सिर्फ मेरी बात बता रहा हूँ, कि मैं फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाऊंगा, वो 3-4 हज़ार रुपए ले लेगा, 5,000 रुपए लेगा। हम लोग को क्योंकि आइडिया नहीं, देखो हो सकता है आपकी फीस XYZ और मेरे को वो डिस्कस भी नहीं डेफिनेटली, हाँ। पर ऐसा है इंडिया में कि बहुत लोग अवेयर नहीं है, क्योंकि इतना कभी एजुकेट किया ही नहीं है। अभी उसमें दूसरा क्या होगा, मैं यूजुअली एक ही बात बोलता हूँ कि अगर आपको अभी पेन है, अगर आपने अभी से उसको वर्क किया, मान लो 5,000 हुआ, 10,000 भी हुआ, वो अगर बढ़ा और लिगामेंट इंजरी में गया, या मान लो स्पाइन की सर्जरी करवाने की आई, या नी का कोई सर्जरी करवानी, रिप्लेसमेंट या हिप रिप्लेसमेंट में गया, तो व्हाट विल हैपन कि आपका वो 5,000 का 10,000 का खर्चा पूरा चला जाएगा 1.5 से 2 लाख रुपए तक, और टाइम भी बहुत, और हॉस्पिटलाइजेशन एंड पेन सर्जरी का, और टाइम भी बहुत ज्यादा कि 2 महीने के लिए एडमिट रहो या फिर बेड। सर्जरीज हैव बीन एडवांस, बहुत एडवांस हो गई है, बट सर्जरी स्टिल अ सर्जरी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने कब सोचा कि मेरे को फिजियोथेरेपिस्ट बनना है? मेरा तो ऐसा था कि 2016 में थोड़ा फाइनलाइज हुआ कि फिजियो हाथ में आएगा। 2018 में, सॉरी 2001 में जब मेरा ऑपरेशन हुआ था, तो पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक थे मुंबई में, डॉक्टर अशोक जौहरी, तो उनके यहाँ पे जाते थे। आई वाज ऑलवेज सरप्राइज्ड कि कैसे कैसे बच्चे आते थे, और उन्होंने सबको ठीक कर दिया था। एंड इट वाज लाइक वेरी अमेजिंग टू मी कि भाई बस यही करना है मेरे को। बट बीच में थोड़ा सा लॉयर बनने का चस्का घुस गया था। फिर उसी टाइम पे ऐसा था, 12th में था, ऐसे खड़ा था कि इधर या तो लॉयर बनना है या तो डॉक्टर बनना है, ऑर्थोपेडिक्स में जाना है। तो एक रिक्शा वाला गया, एक साइकिल वाला गया, वो वकील था, कोट पहना हुआ था, और एक कार गई बाजू में से, उसके पीछे डॉक्टर का सिंबल था। तो मैंने अभी बनना तो डॉक्टर ही है अपने को, स्ट्रगल अच्छे वाले चूज करते हैं ऐसा। फिर 12th में नीट में थोड़े मार्क्स कम आ गए और जनरल कास्ट में रह गए हम, तो मिली कॉलेज तो सारी सेल्फ फाइनेंस मिली, जाना नहीं था। तो फिर द ओनली फील्ड दैट हेल्प मी डील विद ऑर्थोपेडिक्स वाज फिजियोथेरेपी। तो मैंने कोई सेकंड थॉट्स लगाया ही नहीं। मेरे आजू बाजू सब फार्मेसी कर ले, नर्सिंग कर ले, होम्योपैथी कर ले, आयुर्वेद कर ले, डेंटल कर ले, मैंने नहीं करना है तो हड्डियों के साथ ही करना है और कुछ नहीं करना है। तो फिर ऐसे करके फिजियो में मेरा एंट्री हुआ, और फिर कॉलेज में जाके तो और मजा आने लगा, डेड बॉडी खोलने का, ये करने का, वो करने का। इट वाज वेरी फन। आई वाज लाइक दिस इज द किक। क्यूरियोसिटी होती थी ना रोज की, आज ये नया सीखने मिलेगा। और कभी मेरा तो फर्स्ट ईयर में ही ऐसा हुआ कि मैं गया उधर और मैम ने एक टॉपिक समझाया, और हमारे कॉलेज में था इंग्लिश मीडियम गुजराती मीडियम दोनों आते। कॉलेज में ऐसा होता है मिक्स हो जाता है सब, और सबको पढ़ना होता है इंग्लिश में। तो अब इंग्लिश मीडियम के बहुत कम लोग, गुजराती मीडियम के ज्यादा लोग। तो हम 4-5 लोगों को मैम ने सिलेक्ट किया कि किस किस को समझ आया हाथ ऊपर करो। हमने हाथ ऊपर किया, फंस गए। अब मैम बोलती है फ्री लेक्चर्स जितने भी आए ना, उसमें जो पढ़ा है ना वो आपको रिपीट करना है। और उन लोग को रिपीट करवाने में मेरा पूरा शार्प होता गया कि हाँ दिस इज हाउ इट वर्क। अच्छा है, मतलब आपकी प्रैक्टिस होती गई। ठीक है। अभी जो स्पोर्ट्स में बहुत सारी अलग अलग इंजरीज होती है, तो उससे कैसे हम लोग प्रिवेंट करने की, यार इंजरीज ना हो, क्या ध्यान रखते हैं? जैसे कूल डाउन है या फिर एक्सरसाइजेस जो पहले करें तो अच्छा। जैसे कूल डाउन और वार्म अप एक्सरसाइज दोनों जगह काम लगती है, जिम करने में, नॉर्मल एक्सरसाइज करने में, या मैं मेरे फिजियोथेरेपी सेंटर पे भी कूल डाउन वार्म अप का वो रखता हूँ। मेरा पेशेंट शोल्डर पेन वाला होगा या मेरा पेशेंट नी पेन वाला होगा, माई रूल इज फर्स्ट 5 मिनट साइकिलिंग। हमारे उधर साइकिल है, स्टैटिक साइकिल, बैठो उधर साइकिलिंग करो। रीजन इज थोड़ा वार्म अप आएगा, फिर थोड़ी हेवी एक्सरसाइज करो, फिर एंड में हम स्ट्रेच करवाएंगे, और फिर स्ट्रेच करवा के उनको बोलेंगे 2-3 लटार काटो। तो थोड़ा कूल डाउन धीरे धीरे होगा। वार्म अप एंड कूल डाउन इज इक्वली इंपॉर्टेंट इन योर डेली लाइफ। इवन इफ यू आर वर्किंग, नॉर्मल काम भी करने जा रहे हो ना, तो ऐसा नहीं है कि बाहर भीड़ लगी आपके इधर कस्टमर की, आपने खोला और एक साथ 100 कस्टमर आ गए, यू विल बी फ्रस्ट्रेटेड बाय द एंड ऑफ द डे। कुछ भी काम करो
वार्म अप करो, कूल डाउन करो, क्योंकि हेल्थ जो है ना वो सिर्फ एक चीज नहीं है कि हमें फिजिकल फिटनेस से तो हमारा हेल्थ अच्छा है। WHO या अभी रिसेंट स्टडीज ऐसा बोलती है कि योर हेल्थ इज मेंटल, फिजिकल, फाइनेंशियल, सोशल एंड इमोशनल। राइट। सोशल में दिन में 2-3 फ्रेंड्स को मिलो, कैच अप विथ योर फ्रेंड्स। फिजिकल में वर्कआउट फॉर 45 मिनट्स, योगा करो, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू 45 मिनट्स के लिए। फाइनेंशियल में सेविंग्स है, म्यूचुअल फंड्स, वही जो जिसको जो करना, जिसको जैसे ठीक लगे, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रखनी चाहिए। इमोशनली में मेडिटेशन वर्क्स द बेस्ट व्हेन योर हेड इज फुल विथ साउंड्स। मेडिटेशन साइलेंट्स ऑल द साउंड्स। तो ये 5 चीजों का पूरा फोकस जब बनता है ना, तब जाके आपका पूरा हेल्दी एक वो बनता है, ठीक है, स्ट्रक्चर। जैसे हम लोग क्रिकेट खेलते थे सीजन पे, अभी नॉर्मल क्रिकेट अलग है, पर जैसे सीजन बॉल से खेलते थे फायदा होगा। तो हम लोग को भी पहले, जैसे मैं फर्स्ट डे गया तो पहले हम लोग को बोला कि 10 राउंड भागा, उसके बाद वार्म अप कराया, वार्म अप के बाद हम लोग के बॉलिंग सेशंस थे, तो हमने बॉलिंग की, उसके बाद कूल डाउन कराया। अब मैं देखता था एक बंदा था जो कूल डाउन नहीं करता था, मतलब होते हैं ना जो समझते हैं कि मैं प्लेयर हूँ, तो कूल डाउन नहीं करता था। उसने 5 दिन नहीं किया, 6ठे दिन वो आया तो उसका हाथ ही नहीं खुल रहा है। मतलब कितनी प्रॉब्लम हो जाती है अगर आप ये बेसिक्स छोड़ देते हो तो वही होता है कि क्रिकेट और स्पोर्ट्स में देयर आर सम इंजरीज दैट कैन नॉट बी प्रिवेंटेड। जैसे बॉल लग गया उधर, उससे खून जम गया या फ्रैक्चर हो गया या कुछ भी XYZ हुआ, वो अवॉइडेबल है ही नहीं, वो होने वाला है तो होगा। बट जैसे अवॉइडेबल क्या है, जैसे आपने बोला हाथ जकड़ गया उसका, या तो ऐसे खेलने में इधर स्प्रेन आ जाता है, स्ट्रेन आ जाता है, तो वो सब अवॉइडेबल है। उसके लिए स्ट्रेचिंग है, स्ट्रेंथनिंग है, प्लस फोकस से स्पोर्ट्स फिजियो में सबसे मेजर चीज आती है माइंड इमेजिनिंग। सो यू सिट, विजुअलाइज कि मैं क्या करने वाला हूँ इस मैच में, मेरा क्या गोल है। अगर बॉलर ने ऐसी बॉल डाली तो मैं उसको कैसे, सिर्फ एक मेंटल इमेजिनिंग करना है उसका कि मैं क्या करने वाला हूँ। तो वो क्या करता है, तुम्हें आधा फिजिकली प्रिपेयर कर लेता है कि मुझे ऐसा करना है, तो ये हाथ ऐसे जाएगा, ये पैर ऐसे जाएगा ही। इफ आई हैव टू कैच बॉल, मुझे भागना पड़ेगा, मुझे डाइव मारनी पड़ेगी, मेरा ये छिलने वाला ही है। बट उसमें क्या होगा, पेन आपको कम फील होगा, बिकॉज यू आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर इट। और एक और चीज है, जैसे मेरे को बहुत स्टिफनेस फील होती है, ठीक है, तो मैं सोचता हूँ कि गर्म पानी से नहाता हूँ, मतलब हॉट वाटर शावर। तो कुछ बॉडी पे इस पे इफेक्ट पड़ता है कि यार गर्म पानी ठंडा पानी का? डेफिनेटली इफेक्ट पड़ता है, बट नहाने से नहीं। अच्छा। जैसे क्या होता है, हमारा जो शेक हम देते हैं गर्म पानी का या बरस का, इस पे कुछ भी, या वेपोकूलेंट स्प्रे लगाया, वो एटलीस्ट 10 मिनट्स तक तुम्हारे बॉडी को कांटेक्ट में रहना चाहिए, तो फिजियोलॉजिकल चेंजेस आएंगे। जैसे मैंने अगर हीट पैक लगाया, तो हीट पैक का काम है ब्लड फ्लो उस एरिया का बढ़ाना। तो 10 मिनट्स होगा तो इनफ ब्लड फ्लो आएगा, उतना बढ़ेगा कि जिससे करके वो मुझे इफेक्ट करेगा। जैसे आइस बाथ अभी बहुत कॉमन चल रहा है जिम में, तो आइस बाथ में भी ऐसा ही है कि जब आप आइस बाथ करते हो तो आपको सोरनेस है तो कीजिए। अगर आपका मसल सोर हुआ है, आपने हैवी वर्कआउट किया है और सोरनेस हुई है, देन यू कैन गो फॉर आइस बाथ, और दैट टू इमर्जिंग योरसेल्फ फॉर एटलीस्ट 10 मिनट्स। बर्फ का शेक करो घर पे तो भी 10 मिनट के लिए। तो गर्म पानी से नहाना, ठंडे पानी से नहाना इज अगेन लाइक अ मसाज। वो तुम्हें सिर्फ सेरोटोनिन बूस्ट देगा, डोपामाइन बूस्ट देगा, थोड़ा बॉडी रिलैक्स फील करवाएगा टेम्पररी। बट इफ यू वांट लुकिंग फॉर समथिंग परमानेंट कि भाई मुझे इससे इलाज चाहिए, तो गर्म पानी का शेक पूरा 10 मिनट रखना ही है उधर। अभी मैं क्या देखता हूँ, बहुत सारे इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स है, उनने आइस बाथिंग को इतना वो बना दिया है कूल कि हाँ। मैं मेरी बात बताता हूँ, मैं बहुत बार सर्च करता हूँ कि कहाँ होता है, मैं भी जाऊंगा, क्योंकि मेरे को लगा था कि होता वो उससे कुछ, पर इसमें वो लोग एजुकेट नहीं करते, वो सिर्फ दिखा देते हैं कि इधर फन है, इधर ऐसा है, मजा आता है करूंगा। हाँ, एग्जैक्टली। और मैं जिम में जाता हूँ, मेरी बॉडी है तो मैं जा रहा हूँ। हाँ। तो बट उसका वही है कि सोरनेस है तो जाइए, सोरनेस नहीं है तो आइस बात आपके लिए कंप्लीट वेस्ट है। ओके ओके, ठीक है। अब एक और चीज, जैसे डेली जैसे मैं सोता हूँ तब मुझे कौन से ऐसे एक्सरसाइज जो करनी चाहिए, और जब उठता हूँ जिससे क्या मेरा पूरा डे अच्छा जाए? सोने से पहले वज्रासन, बेबी पोज या लायंस पोज, फिर कैट कैमल स्ट्रेच है, और दूसरे जो नॉर्मल आपको डे टू डे जहाँ स्टिफनेस है, शोल्डर है तो थोड़ा शोल्डर रोटेट कीजिए, फ्री कीजिए उसको, और सोने से 15-20 मिनट पहले पूरा 10 मिनट के लिए शवासन कीजिए। शवासन इज जस्ट लाइक लीविंग योर बॉडी ऑन द फ्लोर, है ही नहीं, जान है ही नहीं। फेवरेट पोज नहीं, पर हम जो सोते हो शवासन होता ही नहीं, हमें लगता है कि ये सो गए मतलब शवासन हो गया, बट जब भी हम सोते तो या तो हमने हमारा घुटना मोड़ के रखा होता है
या हम ऐसे करवट पे सो रहे हो, तो दैट इज नॉट शवासन। शवासन पूरा पैर ऐसे करके ऐसे ढीला छोड़ देना है, पूरा हाथ खोल के बाहर रख के ढीला छोड़ देना है। ये तो योग में बहुत साल पहले बोल दिया था। साइंटिफिकली वी कंसिडर इट द एनाटॉमिकल पोजीशन। अगर मुझे कुछ भी जांच पड़ताल करनी है तो मुझे एक बेस चाहिए ना कि मैं किसके रेफरेंस में लूं। तो दिस इज माय एनाटॉमिकल पोजीशन। हाथ ऐसे रिलैक्स, पैर बाहर की साइड पर रिलैक्स। और सुबह उठ के द फर्स्ट थिंग यू कैन डू इज एयर साइकिलिंग है। हवा में थोड़ा साइकिल कीजिए पैरों से, एकदम हल्का हल्का, नॉट टू फास्ट नॉट टू स्लो। दूसरा आप कर सकते हो कि जैसे गर्दन है, तकिए के ऊपर पूरी रात में मोस्ट कंप्लेंट क्या है कि सुबह गर्दन अकड़ गई। मैं एक्चुअली यही पूछना था इसके बाद, मेरे साथ बहुत होता है कि मैं पिलोज में बहुत पैसा खर्च कर रहा हूँ। हाँ। क्योंकि मैं उठता हूँ और मेरी गर्दन लिटरली अभी भी दर्द होती है और बहुत दर्द होती है, उसके से बहुत प्रॉब्लम आता है। तो पिलोज का कुछ ऐसा है कि यार, पिलोज ऐसा है ना कि जैसे कि हम क्या एक नॉर्मल चीज मेंटेन करते हैं हॉस्पिटल में भी, जब कोई पेशेंट होता है तो, या क्लिनिक पे होता है तो, या घर पे एडवाइस भी देना होता है। ये मेरा सर्वाइकल है, ना ये ऊपर होना चाहिए ना ये पूरा नीचे होना चाहिए, स्पाइन के लेवल में जाना चाहिए। दैट इज माई गोल। तो आपका तकिया उस हिसाब से जाना चाहिए। अगर फॉर मी, मैं ऐसे हम हूँ, ठीक है, तो मेरा ये ऐसे नहीं जाना चाहिए, नहीं ऐसे जाना चाहिए। इट शुड बी लाइक दिस। बहुत लोग बोलते हैं कि तकिया नहीं यूज करना चाहिए, ऐसा डिपेंड करता है। जैसे मैंने बोला, आपका स्पाइन अगर बिना तकिए के स्ट्रेट रह रहा है, एक साइड पे फुट कैमरा रख दीजिए, 30 सेकंड का टाइमर के साथ सो जाइए, देख लीजिए। अगर गर्दन पूरी सीधी जा रही है तो परफेक्ट है, तो आपको तकिए की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर गर्दन नीचे जा रही है, तकिए की रिक्वायरमेंट है। गर्दन बहुत ऊंची जा रही है तो छोटा तकिए की रिक्वायरमेंट है। ओके, मतलब तकिया बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और दूसरा उसमें क्या होता है कि तकिए के साथ साथ दूसरी चीजें जो अफेक्ट करते हैं, जैसे मेरा एक स्पाइन का, अगर 3 स्पाइन है, सर्वाइकल मोस्टली 4 है, बट जो पोस्चर करेक्शन के लिए काम आती है वो 4 होती है, सर्वाइकल, थोरेसिक एंड लंबार। एक भी स्पाइन ऊपर नीचे हुई ना तो बैलेंस मेंटेन करने के लिए दूसरी वाले को ऊपर नीचे होना पड़ेगा, वरना बैलेंस नहीं रहेगा। क्योंकि सीओजी एलओजी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, लाइन ऑफ ग्रेविटी, वही डिसाइड करती है। तो अगर यहाँ से मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी बढ़ गया तो यहाँ से मेरा वो कंपनसेट करेगा। अगर वो यहाँ से ऐसे चला गया तो वो यहाँ से अंदर करके कंपनसेट करेगा। तो वो तुम्हें किसी ना किसी को अफेक्ट करेगा ही करेगा। दूसरा क्या होता है कि जैसे मॉर्निंग में अपने स्ट्रेचेस पूछे, तो सर्वाइकल के लिए सबसे बेस्ट है, आप पिलो के ऊपर सो रहे हो, पिलो है, पूरा कान पिलो के ऊपर टच करना है दोनों साइड पे। जैसे चिन है उसको टक करना है और पिलो को पूरा पीछे दबा देना है। 5 सेकेंड्स तक दबा के रखना है, ढीला छोड़ना है 10 टाइम्स। ये सब बेसिक्स है जिससे बहुत हेल्प होगी। बहुत हेल्प होगी। जैसे मेरे मम्मी मेरे को एक चीज़ के लिए बहुत डांटती है कि मैं बार बार ये करते रहता हूँ, नकल्स, हाँ नक्कल्स, वो तो उसका बेनिफिट रहता है कि क्या रहता है? जैसे नकल्स क्रैक होते हैं हमारे, तो तब क्या होता है कि हमारे जो आजू बाजू के मस्क्यूलेचर्स हैं, लिगामेंट है, टेंडन्स है, मसल्स है, उसके अंदर स्पेस बन जाती है। वो स्पेस के अंदर नाइट्रोजन, जो गैस बॉडी के अंदर एक्सेसिव घूम रहा होता है, वो भर जाता है, नाइट्रोजन, CO और CO2, एनी ऑफ दोस। तो हम ये करते तो फूट जाता है। नकल्स पॉपिंग, सर्वाइकल पॉपिंग इज गुड। कब तक? जब तक आपको पेन नहीं कर रहा है। वो बहुत पेन हो रहा है और हो रहा है पॉप, दैट मीन्स आपका मस्क्यूलेचर वहां का लूज हो गया है। जैसे आप उसको टाइट करोगे वो पॉप होना बंद हो जाएगा। अगर आप जिम में डंबल उठाओगे, रोज ग्रिपिंग एक्सरसाइज करोगे, आपका क्रैकिंग ये वाला भी बंद हो जाएगा, क्योंकि वो जो स्पेस था उसके लिए वो चला गया। बट इधर ये जॉइंट्स ऐसे है ना कि वहाँ इजीली स्पेस आ जाती है, क्योंकि इधर इतना मसल्स है ही नहीं, जो है इधर है, इधर है। तो उसके लिए ये पॉप होना इज वेरी कॉमन। बट अगर आपका सर्वाइकल पॉप हो रहा है, बैक पॉप हो रहा है और पेन भी है साथ में, तो यू नीड समथिंग, यू नीड टू फोकस ऑन इट कि कुछ तो इधर हो रहा है। अच्छा, नहीं क्योंकि अपने यहाँ ऐसा है कि अगर पॉप हो रहा है तो वो ऑडली सेटिस्फेक्शन रहता है। हाँ, ऑडली सेटिस्फाई तो करता है। मैं भी मेरे काइरोप्रैक्टिक सेशंस के अंदर पॉप करके देता हूँ लोगों को। बट द थिंग इज, आई डोंट से दिस इज योर सोल्यूशन ऑफ योर प्रॉब्लम। यू वांटेड इट, आपको करना था, मैंने कर दिया। नहीं, पर ऐसे फिर ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए आपके हिसाब से? क्या है कि अगर ऐसे इन अ गुड अमाउंट इट इज ओके। ओके, एक्सेसिव कुछ भी नहीं। ओके, ठीक है, थैंक यू। अभी ये बहुत अच्छा रहा पॉडकास्ट आपके साथ, बहुत कुछ हमने लिया है। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। हाँ। और अगर आप लोग को भी ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में।